प्रिय विद्यार्थियों, सभी को मेरा प्रणाम। आज सेकंड BCA थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आने वाले व्याकरण में मैं प्रयोजन मूलक हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी का व्याकरण उसको पढ़ाने वाली हूँ। तो उसमें प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप एवं आयाम और उसका अर्थ और स्वरूप, सामान्य हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी दूसरा, और तीसरा प्रयोजन मूलक हिंदी के भेद और चौथा प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो ध्यान से सुनिए, चाहिए तो आप पॉइंट्स लिख भी सकते हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी या प्रयोजन मूलक व्याकरण, हिंदी का व्याकरण जो है उसका अर्थ और स्वरूप। तो यहाँ मैंने पहले लिखा हुआ है अर्थ और स्वरूप। तो अब हिंदी के व्याकरण का अर्थ और स्वरूप को जानेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ विविध प्रकार के व्यावहारिक प्रयोजनों से जुड़ा है। प्रयोजन का मतलब फंक्शन है, प्रयोजन कर्ता फंक्शनिंग है। मतलब हिंदी की प्रयोजनात्मकता हमारे जीवन के व्यवहार क्षेत्र से जुड़ी हुई है, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहार क्षेत्र में देखा जाए तो कमर्शियल सेक्टर कहते हैं। तो इस व्यवहार क्षेत्र में रोज हमें एक भाषा का प्रयोग करना होता है। तो ज्यादा से ज्यादा व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो अधिक से अधिक लोग किस भाषा में अपना व्यवहार कर सकते हैं, उसी भाषा को साधना के रूप में या एक माध्यम के रूप में हम लोग लेकर उसी भाषा में हम लोग अपना काम करते हैं। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रयोग भारत में होता है। तो हिंदी एक व्यवहारिक भाषा का रूप है या व्यवहारिक भाषा का माध्यम है, ये हम कह सकते हैं। भाषा की दृष्टि से अपनी भूमिका होती है। तो भाषा हर एक दृष्टि से देखा जाए तो उसकी अपनी एक भूमिका है, हर जगह उसने अपनी एक छाप छोड़ी है। कोई भी भाषा व्यर्थ नहीं होती, हर भाषा का अपना मूल्य होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी शब्द अपने आप में एक पारिभाषिक शब्द है जो विशेष रूप से हमारे प्रशासन तथा व्यवहार के विविध आयामों को द्योतित करता है। प्रशासन, तो यहाँ शब्द दिया है प्रशासन। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, आप एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज भी कह सकते हैं हिंदी को, क्योंकि प्रशासनिक रूप में हिंदी को अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी हमारे देश के यानी भारत की प्रशासनीय भाषा के रूप में उसे हमने लिया है, या प्रशासनीय भाषा हिंदी कह सकते हैं। कुछ लोग इसे प्रशासनिक हिंदी, राजकीय की हिंदी, व्यावहारिक हिंदी, फंक्शनल हिंदी, तकनीकी हिंदी भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम भी दिए हैं। एक प्रशासनिक जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज कह सकते हैं, तो प्रशासन में अधिक से अधिक उसका उपयोग किया जाता है, यानी राजकीय क्षेत्र में। ठीक उसी प्रकार राजकाज की हिंदी, अगर इतिहास पूर्व से भी देखा जाए तो राजकीय क्षेत्र में यानी राजा महाराजाओं का जमाना था, तब भी अधिक से अधिक हिंदी का ही प्रयोग हुआ है और हिंदी को एक राज्य भाषा के रूप में उन्होंने मान्यता भी दी थी और उसका प्रयोग भी उन्होंने किया है। और अनेक कामकाज हिंदी में ही होता आया है और आज भी हो रहा है। ठीक उसी प्रकार व्यावहारिक हिंदी यानी व्यवहार क्षेत्र में कामकाज, रोज का जो कामकाज छोटा मोटा कुछ भी हो, तो उस व्यवहार क्षेत्र में हिंदी को अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। फंक्शनल हिंदी यानी रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे कि डेली यूज कहते हैं, तो रोज हम इस्तेमाल करने वाली भाषा में हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक आता है, क्योंकि भारत में 75% हिंदी बोलने वाले अधिक से अधिक मात्रा में है, तो उनकी बोली ही हिंदी है, तो इसका प्रयोग अधिक से अधिक हो रहा है। तकनीकी हिंदी यानी टेक्निकल लैंग्वेज, तो हिंदी को तकनीकी या तंत्रज्ञान के क्षेत्र में भी उसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी साहित्यिक हिंदी से भिन्न है। तो यहाँ प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों अलग अलग है। अलग अलग यानी एक दूसरे से थोड़े बहुत वहाँ विंगड़न के रूप से देखा जाए तो थोड़े बहुत अलग है, यानी दोनों एक ही समान नहीं है। वहाँ भी बहुत दूसरे यानी दृष्टि के रूप में देखा जाए तो प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों अलग अलग क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि साहित्यिक हिंदी में आस्वादन महत्वपूर्ण चीज है। तो
इसे हम कल्पित कर या कल्पना के परे नहीं है, कल्पना के अंतर्गत ही आने वाले, सोच समझ कर उस भाषा का प्रयोग हम साहित्यिक क्षेत्र में करते हैं, इसलिए उसे साहित्यिक हिंदी कहते हैं। क्योंकि साहित्य की हिंदी में आस्वादन महत्वपूर्ण चीज कहलाता है। उनमें अभिधा के साथ लक्षणा और व्यंजना आदि शब्द शक्तियां महत्वपूर्ण होती हैं। प्रयोजन मूलक भाषा अभिधा माफ कीजिएगा अभिधा प्रदान एवं सूचना प्रदान होती है। आजीविका चलाने की क्षमता एवं संभावनाएं इनमें रहती हैं। तो अब मैंने अर्थ और उसका स्वरूप हिंदी व्याकरण का या प्रयोजन मूलक हिंदी के उसके बारे में कहा। अब दूसरा सामान्य हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी। हिंदी भाषा के विकास की लंबी परंपरा है, यानी हिंदी भाषा जो है इसका विकास एक ही तरह या तुरंत नहीं हुआ है, बहुत ही धीरे धीरे से बहुत ही लंबी विकास यात्रा थी हिंदी का। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इनके 3 मंजिल हैं। तो आर्य भाषा यानी आर्य भाषा के बारे में हम लोगों को पहले से पता होगा, थोड़ा बहुत तो ज्ञान उसके बारे में हमें रह चुका होगा। आर्य भाषा यानी पहले भारत का इतिहास अगर ठीक से हम जानेंगे तो यहाँ आर्य और द्राविडियंस, आर्यंस और द्राविडियंस 2 प्रकार के वर्ग थे, जो कि उत्तर भारत के यहाँ देखा जाए तो आर्यों का अधिक से अधिक उनका अधिकार था तो उत्तर भारत में, तो दक्षिण की ओर देखा जाए तो द्राविडियंस का या द्राविड़ भारतीय कहते थे। तो यहाँ आर्य भाषा हिंदी को आर्य भाषा से ही उसका विकास हुआ है, ये भी कहा गया है, क्योंकि अधिक से अधिक उत्तर भारत में हिंदी का प्रयोग करते थे। आज भी वही अधिक से अधिक किया जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। तो सिर्फ हिंदी नहीं, इसके साथ साथ इस आर्य भाषा के द्वारा अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। इस विकास क्रम में हिंदी के बोलचाल के रूप और साहित्यिक रूप विशेषकर मिलते हैं। तो इसी विकास क्रम में अगर हम ठीक से देखेंगे, इसका इतिहास पढ़ेंगे, तो बोलचाल के रूप में जो हिंदी है और साहित्यिक रूप में जो हिंदी है उसका विकास भी हुआ था और उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। यानी बोलचाल की भाषा हिंदी, जो कि हम एक एक राज्य में जाएंगे तो अलग अलग रूप में बोलचाल के माध्यम हिंदी का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार साहित्यिक रूप में देखा जाए तो उसमें भी थोड़ी बहुत अलग अलग विविधताएं आती है, लेकिन फिर भी बोलचाल और साहित्यिक दृष्टि में हिंदी अलग अलग ही प्रयोग किए गए हैं। ये दोनों हिंदी के सामान्य रूप हैं, पर भारत में कड़ी बोली हिंदी का विकास आधुनिक काल में होता है। तो हम जो हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कड़ी बोली है, तो उसका विकास आधुनिक काल में ही हुआ था। साथ ही समृद्ध साहित्यिक परंपरा भी। पर अब देश को आजादी मिली और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया, तो हिंदी का प्रयोजन मूलक रूप या प्रशासकीय रूप महत्वपूर्ण होने लगा। तो 14 सितंबर जिसे हम हिंदी को राज्य भाषा का मान्यता 14 सितंबर 1949, चाहे तो लिख लो, तो 14 सितंबर यानी 14 सितंबर उसे आज भी हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उस तारीख और इस ईस्वी में 1949 तो संविधान सभा ने हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया है। तो संविधान ने क्या किया है, हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकृति दी थी, या उसे हमने राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया था। अर्थात हिंदी को रोजमर्रा के जीवन के लिए परिपक्व बनाना शुरू किया और वही प्रयोजन मूलक हिंदी आजीविका का साधन बनने लगी। तो रोजमर्रा की डेली यूज, तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोगों ने बोलचाल के रूप में या बोलचाल के माध्यम के रूप में हिंदी को अपनाया और उसे मान्यता भी मिली है। ठीक उसी प्रकार एक आजीविका का साधन भी बन गई। तीसरा, प्रयोजन मूलक हिंदी के भेद, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, प्रयोजन मूलक हिंदी के भेद। डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा की राय में प्रयोजन मूलक हिंदी के 2 मुख्य भेद हैं। तो 2 मुख्य
वो भी सामान्य हिंदी यानी सामान्य भाषा है जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग बोलते हैं, उसे सामान्य भाषा कहते हैं। इनमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रमुख है। इनके 4 भेद हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी आपसी विचार विमर्श करने के लिए उपयुक्त होने वाली भाषा। तो इनमें 4 भेद होते हैं। ऑफिशियलाइज हिंदी फॉर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात कार्यालयी हिंदी जो कार्यालय प्रशासन के लिए प्रयुक्त हो। कार्यालय यानी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कामकाज के व्यवहार क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग, सिर्फ व्यवहार की दृष्टि से ही उसका प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द वहाँ अलग अलग आते हैं जो कि हम सामाजिक क्षेत्र में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो सिर्फ व्यवहार क्षेत्र के लिए सीमित है। दूसरा, कमर्शियलाइज हिंदी फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज, व्यावसायिक हिंदी जो वाणिज्य गतिविधियों के लिए प्रयुक्त हो, यानी कमर्शियल सेक्टर में व्यावसायिक दृष्टि से या व्यावहारिक दृष्टि से हिंदी का प्रयोग करना, सिर्फ व्यवहार क्षेत्र में ही उसका उपयोग या प्रयोग होता है। तीसरा, टेक्निकलाइज हिंदी फॉर टेक्निकल ओकेशंस इंक्लूडिंग लीगल प्रोफेशन, तकनीकी तथा विधि में प्रयुक्त हो, यानी टेक्निकल लैंग्वेज यानी तकनीकी क्षेत्र में तंत्र ज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त या प्रयोग उपयोग करने वाली या होने वाली भाषा। चौथा, सोशलाइज हिंदी फॉर करियर्स इन पब्लिक रिलेशंस, सामाजिक हिंदी यानी सामाजिक क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग। तो ये 4 भेद इसमें आते हैं। डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा के अनुसार एडवांस्ड हिंदी उपर्युक्त 4 उपभेदों से संबंधित ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के उच्चतर अध्ययन तथा साहित्यिक कर्म के लिए, यानी जो अब मैंने 4 क्षेत्र कहे ना, तो उस क्षेत्र के लिए और साहित्यिक क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक प्रयोग में आने वाली भाषा। प्रयोजन मूलक हिंदी के विकास में तथा उसकी अवधारणा संबंधी चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण नाम है मोटूरी सत्यनारायण। उन्होंने प्रयोजन मूलक हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भाषा के संबंध में विशेषकर उसकी प्रयुक्तियों के संबंध में 6 बातें उन्होंने बताई हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी 6 प्रमुख बातें जो सत्यनारायण जी ने बताई है वो यहाँ दिया है। जैसे एक, सिंपल कम्युनिकेटिव मीडिया, सामान्य संप्रेषण माध्यम, यानी बहुत ही सरल बोलचाल की भाषा कह सकते हैं, बोलचाल के लिए सरल रूप से प्रयुक्त होने वाली हिंदी। दूसरा, सोशलाइज यानी सामाजिक क्षेत्र में समाज में जीने के लिए किस प्रकार हमें बोलना है वो हमें पता है, तो उस भाषा को किस प्रकार हम प्रयुक्त करते हैं, तो उसमें हिंदी का यानी प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप हो। कमर्शियलाइज यानी व्यावसायिक या वाणिज्यिक, तो व्यावसायिक या वाणिज्यिक क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग। ऑफिशियलाइज कार्यालय यानी ऑफिशियल यूज के लिए, यानी ऑफिस वर्क कार्यालय क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले। टेक्निकलाइज यानी तकनीकी या तंत्रज्ञान, इसके पहले भी मैंने उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। और छठवा, जनरल लिटरेचर, सामान्य साहित्य यानी साहित्यिक क्षेत्र में सामान्य रूप से साहित्यिक क्षेत्र में हिंदी को कैसे हमने उपयोग करते हैं या हिंदी का क्या महत्व है उसके बारे में। और चौथा, जो कि प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, तो प्रयोजन मूलक हिंदी के अर्थ हुआ, आयाम, सामान्य हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में जाना। प्रयोजन मूलक हिंदी के भेद को भी हमने देखा। अब आगे बचा है प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। डॉक्टर बोनानाथ तिवारी ने प्रयोजन मूलक हिंदी के निम्नलिखित रूप माने हैं। एक, बोलचालीय हिंदी, सेकेंड वन व्यापारी हिंदी, थर्ड वन कार्यालयी हिंदी, फोर्थ वन शास्त्रीय हिंदी, फिफ्थ वन वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी, सिक्स्थ वन समाजी हिंदी, सेवेंथ वन साहित्यिक हिंदी, एट्थ वन प्रशासनिक हिंदी, नाइन्थ वन जनसंचार माध्यम की भाषा।
व्यापारी हिंदी यानी व्यापार क्षेत्र में प्रयोग करने वाली या प्रयोग होने वाली भाषा। कार्यालय यानी ऑफिस वर्क, इसके पहले वो आया है तो कार्यालय क्षेत्र में। शास्त्रीय हिंदी यानी शास्त्रों में, वेदों में हो सकता है, उसमें प्रयुक्त करने वाले हिंदी के बारे में। वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी यानी विज्ञान क्षेत्र में या तकनीकी तंत्रज्ञान क्षेत्र में जो प्रयोग होता है उसके बारे में। सामाजिक रूप में जो करते हैं इसे सामाजिक हिंदी कहते हैं। साहित्य क्षेत्र में जिसका प्रयोग होता है जिस हिंदी का, उसे साहित्यिक हिंदी कहते हैं। और प्रशासन में या प्रशासनिक कार्यों में हम लोग जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं उसे प्रशासनिक हिंदी भाषा कहते हैं। जनसंचार माध्यम की भाषा यानी जनसंचार के माध्यम में जो यानी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग अनेक बार सफर करते हैं तो उस दौरान एक जगह से दूसरी जगह में जाते वक्त भी हिंदी का प्रयोग ही होता है, लेकिन जो हिंदी का प्रयोग हम वहाँ करते हैं उसके बारे में जनसंचार माध्यम की भाषा के रूप में भी हिंदी को यहाँ हमने अपनाया है। तो इतने प्रयोजन मूलक हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी के व्याकरण में आते हैं। तो फिर से एक बार दोहराऊंगी, प्रयोजन मूलक हिंदी या प्रयोजन मूलक हिंदी व्याकरण, उसमें स्वरूप एवं आयाम जो कि मैंने फिलहाल पढ़ाया है, उसमें पहला आता है अर्थ और स्वरूप। तो हिंदी का अर्थ और स्वरूप क्या है उसके बारे में मैंने एक एक करके बारी बारी से उसके बारे में मैंने आपको कुछ उसके बारे में मैंने कहा है। और दूसरा है सामान्य हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी, जो कि सामान्य रूप से हम हिंदी का प्रयोजन या हिंदी का लाभ कैसे उठा सकते हैं या कैसे हम उसका प्रयोग करते हैं, और प्रयोजन मूलक हिंदी कैसे बनी हुई है उस सामान्य रूप से, उसके बारे में मैंने कहा। और तीसरा प्रयोजन मूलक हिंदी के भेद, तो वो भी अलग अलग 4 भेद हैं, वो भी मैंने बताया आपको। और चौथा है प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, जो कि उसमें 9 अंश थे या 9 पॉइंट्स थे, वो भी मैंने एक एक करके बताया, जो कि इसमें जो भी आता है वो तीसरे से ही ऊपर जो मैंने तीसरे में कहा था प्रयोजन मूलक हिंदी के भेद, उससे अन्वय होकर ही चौथे में प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप या भेद इसके अंतर्गत ही आते हैं। इसमें अगर कोई आपको शक है या कुछ पूछना है तो आप कॉलेज जैसे ही शुरू होगा इसके बारे में मैं फिर से एक बार दोहराऊंगी, आप चाहे तो तब आपके डाउट्स पूछ सकते हो। तो इतने में मैं यहाँ क्लास समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।